ये अमेजन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, और आप मेरे नंबर पे, जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे मैसेज करके मांगोगे तो वहां से भी आ जाएगी। पढ़ने के लिए चाहिए तो मास्टर जी के पास मिल जाएगी। इस किताब में हमने आरबीआई के लिखे हुए दस्तावेज ही दिए हुए हैं। मैं इसका सह लेखक हूं और घनश्याम वर्मा जी इसके लेखक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 15 से 20 साल लगाए ये रिसर्च करने में कि जो हमको दिया जा रहा है वो नोट या वो धन असली है कि नकली है। इसके लिए हमने बैंकों से कई चीजें पूछी। सबसे पहली चीज, ये 1 रुपए का नोट है, इसके ऊपर लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो 1 रुपए को छोड़कर बाकी कोई भी नोट है, 2 रुपए से लेकर, और आज के टाइम पे 500 का सबसे बड़ा नोट है, पहले 2000 होता था, इस किसी भी नोट के ऊपर भारत सरकार नहीं लिखा हुआ। इनके ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी ये 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है और ये 1 रुपए के अलावा बाकी सारे नोट भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। अगर इस 500 रुपए की कीमत, इस 500 रुपए में जो सामान आता है, अगर वो इस 1 रुपए के 500 नोट इकट्ठे कर दूं, ये भी 500 हो जाएगा और ये भी 500, अगर इन दोनों 500 की कीमत बराबर हो और इनमें अगर बराबर सामान आता हो तो ये दोनों के दोनों असली माने जाए। अब 1 रुपए का लोहे का सिक्का और 1 रुपए का ये वाला नोट अगर मैं बैंक में जमा कराऊं तो कितने रुपए जमा हो जाएंगे? टोटल 2 रुपए जमा हो जाएंगे। फिर एक तीसरा सिक्का और लेके गए हम, जिसमें 50% चांदी थी, और एक चौथा सिक्का लेके गए जिसके ऊपर लिखा था 1 रुपी इंडिया, उसमें 90% चांदी थी, 90% चांदी वाला। अगर मैं आपको बताऊं, एक तो 90% चांदी वाला सिक्का, एक 50% चांदी वाला सिक्का, एक लोहे वाला सिक्का और एक यूं कागज का नोट, इनमें तो असली रुपया कौन सा? आप बता रहे हो चांदी वाला। समय के मुताबिक सारे असली थे। अभी इन्होंने कहा समय के मुताबिक सारे असली थे। 1 मिनट, इन्होंने कहा समय के मुताबिक सारे असली थे, उन्होंने कहा चांदी वाला। मैं आपको सच्चाई ये बता रहा हूं, जब बैंक में हम लेकर गए, बैंक ने हमारे 4 के 4 रुपये 4 रुपए में ही जमा करे, क्योंकि वो चांदी वाला भी असली है, वो 50% चांदी वाला भी असली है, और ये 1 रुपए वाला भी असली है, और वो 1 रुपए वाला जो सिक्का है वो भी असली है। चारों असली थे। बैंक वालों ने कहा कि चारों के चारों 1 रुपए हैं, इसीलिए हम चारों 1 रुपए में लेंगे। कोई गलत तो नहीं है जी? ठीक है, यहां तक ये कह रहे हैं ठीक। अब यहां आ गई एक गड़बड़। मैं यही 4 सिक्के लेकर बाजार में चला गया। बाजार में जाकर इसके बदले में मिली मुझे 1 टॉफी, लोहे वाले के बदले में मिली 1 टॉफी, जिसमें 50% चांदी थी, उसके बदले में मिली मुझे 500 टॉफी, और जो 90% चांदी वाला था उसमें मिली मुझे 1000 टॉफी। यानी कि बैंक जिसको 1 रुपया कह रहा है, बाजार उसको ऐसे ऐसे 1000 के बराबर मान रहा है। अब यहां से क्लैरिटी गड़बड़ हुई। इसका मतलब या तो इस रुपए में गड़बड़ है या उस रुपए में गड़बड़ है। अगर वो असली है तो बैंक ने उसे 1 रुपए में क्यों लिया? जब हमने इसके ऊपर आरटीआई डाली तो बैंक ने हमको जवाब दिया कि जो रुपया है वो कागज का, लोहे का या चांदी का नहीं होता। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले जी बट्टा है, लोहे का बट्टा ले लो 1 किलो का, चांदी का बट्टा ले लो, चाहे सोने का बट्टा ले लो, 1 किलो का मतलब तो 1 किलो। 1 किलो बट्टा उसकी धातु नहीं होती, 1 किलो बट्टा उसका वजन होता है, उसका वजन उसका मानक है। ऐसे ही ये 1 रुपया इसकी धातु नहीं है, 1 रुपया इसका मान है, इसका मूल्य है। तो इसका मतलब इसका जो मापक, इसका जो मानक है वो असली रुपया है। फिर हमने पूछा वो रुपया क्या है जो इसका मानक है? इस किताब में, कहां गई वो किताब? इस किताब में हमने पूरी डिटेल में दे रखा है। भारत सरकार की
जिसको हम आरबीआई कहते हैं, उस आरबीआई की आर्काइव से निकाल के दस्तावेज निकाल के ले आए और हमको उस दस्तावेजों से पता चला कि भारत के 15 रुपए का मानक है एक मोहर। मोहर का मतलब है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, अर्थात भारत के 1 रुपए का असली मानक है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। जब ये मालूम पड़ा चला तो हमें पता चला कि जो लोन आपने हमको दिया, हमारे कागज पे लिखवा तो लिया कि हमको 6 लाख रुपए का लोन दिया, लेकिन बदले में 6 लाख रुपए नहीं दिए, हमको 6 लाख रुपए के ये बैंक नोट दिए। 6 लाख रुपए नहीं दिए, 6 लाख रुपए का बैंक नोट दिया। हमने सिर्फ इतना ही पूछा था। आज तक लगभग 2000 लोगों के आवेदन हम लगा चुके हैं और हमने बैंकों से सिर्फ इतना पूछा है कि भाई जो आपने हमको लोन दिया था सिर्फ हमको लिख करके दे दो, ये असली है कि नकली है। आप जानकर हैरान होंगे, आज तक आरबीआई या कोई भी बैंक या सरकार का कोई भी आदमी आज तक ये लिख कर नहीं दे पाया कि उन्होंने जो हमको दिया था वो असल में क्या था। यहाँ मोहित बैठा है, इसका घर था, सील करने के लिए कितनी बार आ लिए? 4 बार इसका घर सील करने के लिए आ लिए। 14 लाख का लोन था, 12 लाख रुपया भर दिया। देखो कमाल की बात, बैंकों का खेल। 14 लाख रुपया भर दिया, 14 लाख रुपए का लोन लिया, 12 लाख रुपया भर भी दिया और अब भी 14 लाख काट रखा है इसका ना। और बैंक और इसके प्लाट की, मकान की कीमत कितनी है? मकान की कीमत 2.5 करोड़ और 2 लाख रुपए देने रह रहे और 14 लाख बना रहे और उसका मकान सील करना है। और हम सिर्फ उस आवेदन का नुकादा तुम जवाब दे दो। पहले मेरी तो खत्म हो दो, फिर मैं बताने आ रहा हूँ, बोलने आ रहा हूँ, मैं सुनने थोड़ी आ रहा। पहले बात तो पूरी हो। मैं 2 लाख रुपया और मैंने 1.5 दे दिया, 3 साल बाद में फिर मैंने आपको लाख दे दिया। आपको अभी जब मैंने आपको ये किताब हमने लॉन्च इसीलिए की है, जिस भी भाई को इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी हो ना, इस किताब ने जरूर पढ़ो। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि आपके साथ कितनी ठगी होने लग रही है। आपकी एक बैंक की ट्रांजैक्शन में 6000 गुना की ठगी हो रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए फिर आपके गांव में दोबारा आएंगे, जब आपका गांव चाहेगा तो। जब दोबारा आप लोग इस बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, फिर दोबारा बातचीत करने के लिए आएंगे। जितनी भी बात होगी सारी डिटेल में करांगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जितना भी बैंकों ने लोन के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी की हुई है, इसकी कोई अंत नहीं है, ना ये होना है। आप सबकी प्रॉपर्टियां लगभग सबकी प्रॉपर्टियां जाने वाली हैं, क्योंकि द्वारा गांव एक बार पलट के देख लो। आप चाहे किसी भी चक्कर में उलझ रहे हो, ईब जो करिए स्मार्ट मीटर लाग रहे हैं, इसका खेल क्या है मालूम है? पहली बात, ये मीटर ज्यादा चल रहे हैं, स्पीड तय। दूसरी बात, ये मीटर पुराने मीटर ठीक हैं, उसके बाद भी नया मीटर लागे, लेकिन उसके पीछे भी लाने पड़ा, बिल में जुड़कावेंगे। तीसरी बात, पहले वाले जो मीटर होया करते ना, उनको काटने के लिए, कनेक्शन काटने के लिए आपके गांव में आना पड़ा करता। उन्हें ईब कनेक्शन काटने के लिए गांव में नहीं आना पड़ता है, आधार कार्ड की गेल जोड़ रखा है। ओडी तो जुगर मोबाइल का कनेक्शन बंद हो जाए ना, बिल ना जमा कराने पे, वहीं से टक देसी लगेगा, बंद हो जाएगा। और आप सिर्फ मीटर बंद हो जाएगा। मीटर बंद होने का मतलब मालूम है? आज के टाइम पर आपकी पूरी जीवन शैली उन्होंने बिजली के ऊपर आधारित कर दी है, पूरी की पूरी। यानी आपके घर में खाने आटा भी नहीं पावे जब बिजली ना आवे तो, बाकी तो छोड़ दो आप। पानी आने का जुगाड़ नहीं बिना बिजली के, क्यों जी? मतलब आप रोटी का जुगाड़ नहीं है, पानी का भी जुगाड़ नहीं है, बड़का के पढ़ने का भी नहीं है, और जीवन की कोई भी काम नहीं होगा बिना बिजली के। और बिजली को एसेंशियल कर दिया और अब बिजली को कंट्रोल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से पहले आपके गांव का जोड़ खराब कर दिया, ये और पानी अब आपको कह रहे हैं आपको घर घर देंगे। आपके गांव का जंगल कटवा दिया, आपके गांव के सारे डांगर खत्म हो गए, और अब कह रहे हैं हमने घर घर में गैस देवांगे पाइपलाइन के जरिए। पहले कह रहे हैं कि आप लोगों का, आपकी सारों की जमीन, जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबकी जमीन बैंक में गिरवी पड़ी है। जमीन की कीमत 20 लाख रुपए और मिल रहा है उसका 70,000, किसी ने 1 लाख। 20 लाख का 30 लाख का किला 1 लाख में गिरवी पड़ा है। और कमाल की बात यह है कि गांव में किसी तो भी उल्टा चुकाने का पैसा नहीं है। सारे देश की यह हालत है, या सिर्फ अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे देश में।
अरे बैंक में जाकर कैश लेने चले जाओ तो 10 लाख रुपया कैश नहीं पांदा। अरे जिन्हें ले रखा उस पर भी पीछा को नहीं, जिसने दे रखा उस पर भी पीछा को नहीं। ना बैंक आड़ा पे, ना लेने वाला पे, ना कर्जदार पे, ना कर्ज देने वाले पे, किसी पे पीछा नहीं। और कर्जे में सारा देश पड़ा है। ये बात समझने के लिए आपको ये किताब देखनी पड़ेगी। इसी के लिए आपको रुपया समझना पड़ेगा। इसी के लिए आपको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आपको अपने गांव की जितनी जात पात के नाम पे जितनी भी एक दूसरे के साथ टुट्टम चल रही है ना, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़ाई चल रही है, या भी खत्म करनी पड़ेगी। चाहे आज कर लियो, चाहे 10 साल पाछे कर लियो, चाहे जब सारा का ढीठ आ जाएगी जब कर लियो, करनी है पड़ेगी। या तो आवेगी, या तो ये ले आवेंगे। आप लोग नहीं मानोगे। इनने बढ़िया लाग है, सरकार बढ़िया कर रही है। इनने जान तो सरकार की गेल। जिन्हें लगा है कि सरकार गलत कर रही है, मैं विरोध कर लो। जिन्हें लगा है कि मेरी व्यवस्था मेरे हिसाब से होनी चाहिए मेरे बच्चे की, वो अपनी व्यवस्था ने बनाने पर काम कर लो। जिन्हें लगा है कि इनकी गुलाम वाली व्यवस्था में जाना है, वो चले जाओ। किसी ने रोकने की जरूरत नहीं, किसी के धक्का करने की जरूरत नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं। जिसके समझ मानदा हो ठीक है, जिसका नहीं समझ मानदा हो वो भी ठीक है। उसने गलत कैसे कह देंगे, उसके दूसरे एंगल की बात समझ में आवे। भाई सेना तो दोनों की थी, ईरान तक कौरवा की थी, ईरान तक पांडवा की थी। और कृष्ण ने तो दोनों कहन तक कहा था, बोला एक कहन मैं जाऊंगा, एक कहन मेरी सेना जाओगी। ताकत तो उनने भी मिलेगी, लोग तो उनके कहन भी जाएंगे, लोग तो उनकी तरफ जाने वाले भी होंगे। तो हम न्यू कैसे कह देंगे कि उनकी तरफ नहीं जाना। जिसने जय लगे, जिसने जोन सी साइड चुननी चुन लो। एक साइड मानवता की साइड है जो ये कह रही है कि हम अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे, और दूसरी साइड राक्षसा की है जो कह रहे हैं कि ना हमने कुछ नहीं करना, हम तो मारे काबू में रहो, जुगरा मकवानू चलते रहो। भाई आप इंसान के बच्चे हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ज्यादा चलेंगे तो परमात्मा को याद करके परमात्मा के बनाए नियमों के हिसाब से चलेंगे। किसी राक्षस के या किसी सरकार में बैठे या किसी पूंजीपति के हिसाब से नहीं चलेंगे। यह बात का हमने तय करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ। के अंदर आए हुए हमारा निजी गांव सांसला के अंदर जो पहुंचे हमारे डॉक्टर बलारा साहब, उनका मैं हमारे एरिया की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आयोजक लोगों का करता हूं, माता बहनों और मेरा जो भविष्य बैठे हैं बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। कई बार ऐसा बात होती है, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर मास्टर आ गया गांव में, वो बोला कई अनपढ़ है। बोला जी एक तो झुंडू सर, एक बुंडू है और एक नथन से। बोला ये 3 अनपढ़ सिंधी पढ़ा दे। बोला ले आओ भाई। सवेरे उनकी बात करी। बोला मैं पढ़ लिया बुंडू। बोले हाँ। बोला क्या रोटी खाई थी तने सवेरे? बोला 4। बोला समझा ने क्या खाई थी? बोला 3। बोला क्या होगी? बोला 7। बोला भाई ये तो झुंडू तो ठीक है। फिर बुंडू ने पूछा बोला तन्ने क्या खा था? बोला भाई बन्ने तो सवेरे खा था दिवाली थी 4 पूड़े। बोला समझा ने? बोला मैंने रोटी खाई थी। बोला क्या? बोला 5। बोला क्या? बोला 9। और जो था सागी था नहीं, जो और किसी नाम तो लिया ठीक को नहीं मैं। उन्होंने बोला भाई सवेरे क्या खाई थी रोटी तेने? बोला मैंने तो खाई थी 6। बोला 6 तो सागी। अब बोला साध ने क्या खाई थी? बोला साध ने तो दलिया खा था। ये वो बेचारा बुला रहा था नहीं। बोला ठीक से तो तेरे घर आए रो तो गुल पड़े। तो भाई मेरे कहने का मतलब है बलारा साहब जैसे जो लोग आए नहीं, उनका कुछ लोगों का काम होता है देश के प्रति बताना। और ये जो चीज़ें हैं, आप बैंक में जाइए, बलारा साहब के पास से बात करियो। आप लोग बैंक में जाओ, आपकी कॉपी पूरी कराओ, कोई बैंक हो, 17 रुपये 50 पैसे पूछोगे केबला जी मैसेज का है। किसी भाई का ब्यों तो किसी ने कराया वीडियो देख लियो, 10 लाख रुपये बैंक में जमा कराए, 300 रुपये आ जाएगी। बोले क्या? बोले काउंटिंग का पैसा है। आप एक साल में 20 लाख रुपया का लेन देन बिना चेक कर लो, आपके कुछ जुर्माना लग जाएगा, जिसका भुगतभोगी मैं हूँ। और करण पर आप लोगों को बताओ ना, तो बलारा साहब कहे कौन के करे। आधार कार्ड की बात आई, मैं 28 साल की उम्र में 2000 मैं सरपंच बना 16 मार्च को। मैं आप लोगों को स्टेज के माध्यम से बिल्कुल वादा करता हूं, भगवान के छप्पर नीचे खड़े होंगे, मैंने कभी भी सरपंच होते हुए किसी भी अधिकारी को 1 रुपया नहीं दिया। ये सच्चाई, 1 रुपया नहीं दिया किसी भी अधिकारी को। और लोग कहते हैं वीडियो को बगैर दे काम लिखड़ा कौन नहीं लिखड़ा, सबसे अधिक काम कराए करने के लिए बलारा साहब जैसे जो लोग टीम आई है, इनके पीछे जो तथ्य बताते हैं उनके तो इनके सत्य है, इसलिए लगना चाहिए। आज हम कोई भी काम लेवल पर करते हैं, गोरखपुर में तो बहुत बड़ी पंचायत बुलाई थी, बट डीजे ना हो, मृत्यु भोज ना हो, उसके बाद में नशा ना हो, ये करते करते आज हमारा परिवार सिस्टम सारा जो नशे की बात बताई लग रहा है, क्योंकि बच्चा उसमें लगता है। आप लोग अचंभा मानोगे, हमारे खास तौर पर ऐसे अलग अलग जाति का सिस्टम से आ रहा है जो काम कम कर रहा है, हम बिल्कुल उसकी तरफ जा रहे हैं।
यानी इसी गंदी जगह बैठ के जो चिट्टा है नया दारू तो लोगों का काम चल गया था, जो 3 साल की उम्र है, कितने माथा मार लिया, कितने बलार वर्ग इकट्ठे हो जो कोई ना कोई मेरे वर्ग था पैजेस उस तो जीव उतर जाए। लेकिन ये लोग ऐसे हैं बिल्कुल दिन रात मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ी है। तो मेरा तो यही तो सवाल है बलारा साहब, और आप एक बात बच्चों के बारे में टैलेंट का वो बता देते हैं, तुक्कों में तासिर शोभते रंग, पुराने को तक बुढ़े क्या करते बा, बच्चे के पाँव तो पालन में पिछाने जाते हैं। तो इसलिए जो इनकी बातें हैं उसके लिए अपने सामूहिक तौर पर एक कमेटी बनानी चाहिए, उसके बाद में लगते हुए गांवों की बनानी चाहिए, उसके बाद में जो हमारे समाज में गलत हो रहा है उस पर हमने सोचना चाहिए। पहले हमारे पास ज़मीन जायदाद कम उपजाऊ थी, हमारे बुजुर्ग कुआं बावड़ी बनाते थे। आज हमारे सारे काम का भी तो नहीं है, कुआं पक्का कर दिया, पहले एक के परिवार ऐसा कुआं बना देता। हमारे अवैध खर्चे हैं और सिस्टम है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए बलारा जी मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास तौर पर हमारे मास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास तौर पर आप लोग श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।